So welcome again, guys. Welcome to the second lecture of the climatology series. So we are doing here complete climatology. हमने बोला था complete climatology complete करेंगे, तो उसका पहला लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है. उसको नहीं देखा है तो जाके देखिए. वो इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसमें हमने एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट और लेयर्स को देखा. तो और क्या क्या एलिमेंट होते हैं वेदर एंड क्लाइमेट को. अब ये सेकंड लेक्चर का पार्ट होगा हमारे. तो जैसे हमने पहले देखा था आदित्य जी कि इंसोलेशन होता है. इंसोलेशन मतलब जो सन से रेज आ रही हैं, दैट इज नोन एज इंसोलेशन. जो सोलर एनर्जी रिसीव हो रही लास्ट है वो हमने यहीं पे इंसोलेशन. खत्म किया था। और उससे जो है अर्थ का टेम्परेचर पे फर्क पड़ता है. टेम्परेचर से जो है प्रेशर पे फर्क पड़ता है. प्रेशर जो है विंड पैटर्न को डिसाइड करती है. विंड पैटर्न जो है वो मोर ओवर प्रेसिपिटेशन को डिसाइड करता है. दैट इज ह्यूमिडिटी को डिसाइड करता है. ह्यूमिडिटी प्रेसिपिटेशन को डिसाइड करते हैं. तो ऑल जितने भी ये सब हैं एलिमेंट वेदर एंड क्लाइमेट के, वो सब आपस में लिंक्ड हैं. ठीक है. तो एक एक करके जो है हम अलग अलग टू अवॉइड द कंफ्यूजन हम एक एक एलिमेंट को एक एक लेक्चर में कंप्लीट देखेंगे. दो छोटे छोटे लेक्चर होंगे. तो जैसे इंसुलेशन है, इंसुलेशन को इस लेक्चर में देखेंगे. अगले लेक्चर में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को देखेंगे. तो मेरा नाम है पवन शुक्ला और मेरे साथ हैं आदित्य सिंह. तो आप जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं टू गेट द पीडीएफ. अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये भी बोल सकते हैं आप. तो वी विल गेट द पीडीएफ. अदरवाइज यहाँ से नोट्स लेने तो यहाँ से भी नोट्स ले सकते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी से बनाए हुए नोट्स हैं. तो ये दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज और किसी एग्जामिनेशन जैसे स्टेट पीएससी, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट काम आ सकता है. तो पहला वेदर एंड क्लाइमेट का जो एलिमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है इंसुलेशन. तो इंसुलेशन होता क्या है इंसोलेशन बेसिकली, जो हम डेफिनेशन देखें, अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड ओवर द यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस इन यूनिट टाइम. तो इसका डेफिनेशन जो यूनिट है कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. मतलब पर एक सेकंड। पर्टिकुलर एरिया पे एक सेकेंड में कितना एक कैलोरी, सेकंड में कितना हाँ कितना अमाउंट कैलोरी ऑफ रिसीव हो रहा है. सोलर एनर्जी रिसीव हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल. यस। तो अगर हम जैसे अर्थ को देखें, जैसे ये मान लीजिए अर्थ है. गलत जगह बन रहे हैं, रुकिए. जैसे फॉर एग्जांपल ये अर्थ है. ठीक है. तो और ये जो है, मान लिया जाए कि ये जो है उसकी एक्सिस है. एक्सिस कोई टेढ़ी होने की वजह से जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी टेढ़ा है, इक्वेटर भी थोड़ा सा टिल्टेड है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी टिल्टेड है. तो जब सन की रेज आती हैं, ठीक है, व्हेन सन स्लैंटिंग वे में। सन हाँ सन की रेज आती हैं तो किसी एरिया पे जो है वो डायरेक्ट गिरती हैं. जैसे यहाँ पे देखेंगे तो कुछ एरिया पे डायरेक्ट गिर रही हैं, लेकिन कुछ एरिया पे स्लैंट गिरती हैं, एंगल बना के गिरती हैं. कुछ एरिया पे जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं. तो जिन एरिया पे 90 डिग्री एंगल बना रही हैं वहां पे पिन पॉइंट पर जो है वो पर्टिकुलर जितना भी एनर्जी है वो पिन पॉइंट पर आके छोड़ रही हैं. तो दैट्स वाई वहां पे जो है टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि वो बहुत कम एरिया में बहुत सारी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो रही है इस जगह पे, इस पर्टिकुलर एरिया पे. और जहाँ पे हम पोल्स के आसपास देखें तो ये जो है बहुत सारे एरिया में वो फैल जा रहा है. तो मतलब जो एनर्जी इक्वेटर या उसके आसपास ट्रॉपिकल एरियाज में बेसिकली हम देखें, तो जो पिन पॉइंट पर जो एनर्जी दिख रही है हमको, मतलब मिल रही है धरती को, रिसीव हो रही है, वो कई किलोमीटर के एरिया में फैल जाती है पोल्स के आसपास ड्यू टू स्लैंटिंग रेज. तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वहाँ का पोल्स का वो कम हो जाता है और यहाँ का ज्यादा हो जाता है. तो ये जो फिनोमेना है इसको हम डिटेल में देखेंगे अभी बाद में. बट बेसिकली ये समझाने का मतलब ये है कि जो इंसुलेशन है वो होता क्या है, कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड जो रिसीव हो रही है. और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है. कैसे ये क्या अदर, जैसे हमने अभी देखा कि ये जो है जो और एलिमेंट्स हैं अदर वेदर एंड क्लाइमेट के, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेशर, उनको इनडायरेक्टली जो है फॉल। अफेक्ट करता है. और जाहिर सी बात है कि फूड की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेगा. जैसे हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए सन रेज कितनी इंपॉर्टेंट है. तो फूड की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेगा ही, एज वेल एज इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, ये भी डायरेक्टली डिपेंडेंट है. और ये कैसे, पॉपुलेशन डेंसिटी को भी अफेक्ट करेंगी. जैसे हम देखें कि जो धरती है उसमें जो ट्रॉपिकल एरियाज में जहाँ पे ज्यादा इंसुलेशन मिलता है वहाँ पे फूड की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, दैट्स वाई पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा है. लेकिन पोल्स के आसपास देखें तो वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है. जैसे रशिया का एग्जांपल है, लैंड साइज में बहुत बड़ा है, करीब 1 करोड़ 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, बट उसकी पॉपुलेशन देखें तो 14 to 15 करोड़ है जस्ट. वहीं अगर बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश का लैंड एरिया जस्ट 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर राउंड है और उसकी पॉपुलेशन जो है रशिया से ज्यादा है. ठीक है. तो ये जो है पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करता है और सोलर पावर पोटेंशियल को भी अफेक्ट करता है. जाहिर सी बात है, क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्री जैसे इंडिया का जो रिसेंट इनिशिएटिव है, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर जो चलाया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, उसकी जो मेजर कंट्रीज हैं ऐसे। वो ट्रॉपिकल कंट्रीज ही हैं. क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्रीज में जो है इंस्टॉलेशन की बहुत ज्यादा वो है
बहुतायत है इंसोलेशन की, तो ट्रॉपिकल कंट्रीज में ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो सकती है सोलर पावर पोटेंशियल की। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हमें ऐसे ही फैक्टर्स को लिंक करते रहना है अपने करंट से, बिल्कुल और बिल्कुल ह्यूमन ज्योग्राफी भी का साथ साथ चलेगा हमारे। जी। तो बिल्कुल ये दिखाता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इन फैक्टर्स। एरिया में जो है वो गरीबी भी है। जाहिर सी बिल्कुल। बात है कि एक पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हैं तो रिसोर्सेज जो है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है पर कैपिटा जो है वो कम हो जाता है। जाहिर सी बात है ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इंसुलेशन को अफेक्ट करते हैं। जाहिर सी बात है हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि एंगल जो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है सन रेज का, एट ये तो सन रेज बिल्कुल कैसे पड़ रहा है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो एंगल है सन रेज का। जैसे हमने देखा कि इक्वेटर पे जो सन रेज आ रही हैं वो डायरेक्टली पड़ रही हैं, यहाँ जो सन रेज आ रही हैं वो कुछ एंगल पे पड़ रही हैं, और ये जो है 90 डिग्री पे पड़ रहा है। तो ये एंगल तो डेफिनेटली डिफाइन करेगा कि क्या क्या फैक्टर है इंसुलेशन की वो। दूसरा ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, इसका एक परफेक्ट एग्जांपल अगर हम देखें कि जो परफेक्ट एग्जांपल है वो है केरला और राजस्थान को कंपेयर किया गया जैसे नोट्स में ही। तो केरला जो है वो इक्वेटर के नजदीक है, बट वहां पे अम, जो क्लाउड्स की फॉर्मेशन है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो वो इंसुलेशन को अफेक्ट करता है। बट राजस्थान जो है वो इक्वेटर से थोड़ा दूर है, बट स्टिल वहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेगिस्तान होने की वजह से वहाँ पे क्लाउड्स की फॉर्मेशन कम होती है, क्लियर स्काई रहती है, तो ज्यादा इंसुलेशन आ पाता है धरती पे। तो ये सेकंड फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इंसुलेशन का, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। ऑल्सो द थर्ड फैक्टर इज रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जैसे हम देख सकते हैं कि जो अर्थ का ऑर्बिट है वो सर्कल ना होकर एक पैराबोला की जैसे है। इलेप्टिकल। नॉट पैराबोला, सॉरी, इलेप्टिकल, ऑफ कोर्स इलेप्टिकल। इलेप्टिकल इलेप्टिकल। एंड इलिप्टिकल एज वी नो दैट बेसिक इलिप्टिकल अगर हम देखें तो उसमें दो फोकाई होते हैं, और वन फोकाई पे जो हम्म। है सन लोकेटेड है। दैट मीन्स जब धरती घूमनेगी तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसा टाइम आएगा कि जब धरती जो है वो सन के जो है पास में होगी यहाँ पर। ठीक है, उस टाइम पीरियड वो जो होता है जनवरी के आसपास का टाइम पीरियड होता है, और एक टाइम पीरियड के आसपास जो है धरती जो है बहुत दूर होगी सन से, और वो टाइम पीरियड होता है अराउंड जुलाई का। तो उसके लिए अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे हम देख सकते हैं। अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, हाँ पेरिहीलियन और एपिहीलियन। बिल्कुल, पेरिहिलियन ऐसे याद रख सकते हैं, पी फॉर पास, पी फॉर पेरिहिलियन। तो जब धरती पास में होती है तो एग्जैक्टली। पेरिहिलियन, तो और दूर है तो पेरिहीलियन। एपिहिलियन। ठीक है। तो एपिहीलियन। एक फैक्टर ये भी है इंसुलेशन को अफेक्ट करने का। दूसरा फैक्टर क्या है? सीजन जो अफेक्ट करते हैं। सीजन कैसे अफेक्ट करते हैं? जैसे हम जानते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन जानते हैं। तो अपेरेंट मूवमेंट होता है सन का। जैसे ये अर्थ है, और ये अगर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इक्वेटर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो जो सन है, सन क्या होता है कि वो इसके बीच यहाँ से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जाता है। उसके बाद फिर जो है वापस जो है यहाँ पे, तो वो ये इस तरह से रोटेट करता रहता है। ऑफ कोर्स सन नहीं रोटेट करता है, सन जो है वो अपरेंट मूवमेंट है। और ये कैसे होता है ये भी हम देखेंगे आगे। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में रोटेट करता रहता है। जैसे कि हम जानते हैं कि 21 जून जो प्राइम होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया में खासकर देखा जाए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो गर्मी का मौसम होता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 जून के आसपास, 21 जून के आसपास जो है डायरेक्ट सनरेज कहाँ पड़ रही होती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो यहाँ पे समर सोलिस्टिस होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे स्लैंट स्लैंट पड़ रही होती हैं रेज। उसकी वजह से क्या होता है? हम्म। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे विंटर सोलिस्टिस होता है, वहां पे सर्दी का मौसम होता है। विंटर सोल्स्टिस। ठीक है। तो ये होता है सन साउथ में माइग्रेट करता है 21 जून के बाद, साउथ में माइग्रेट करना शुरू करता है, जिसको जो है भारत में दक्षिणायन बोला जाता है। और उसके बाद जो है एक टाइम ऐसा आता है जब सितंबर सितंबर को आके जो है वो जो सन होता है वो वर्टिकल होता है डायरेक्टली एकदम इक्वेटर पे। इक्वेटर पे डायरेक्ट आ जाता है इस जगह पे। यहाँ पे जो है हम्म। पर्टिकुलर फोकस हो जाता है सन का, ये 23 सितंबर के 23 सितंबर के आसपास। एंड देन 22 दिसंबर के आसपास जो है अगेन ये कैप्रिकॉर्न पे आ जाता है, तो कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट हो जाता है। एंड देन अगेन स्लैंट ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो वहां पे सदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी का मौसम, समर सोलिस्टिस, एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर सोलिस्टिस आ जाता है। और फिर जब उसके बाद जो है आफ्टर 22 दिसंबर अगेन सन स्टार्ट्स मूविंग नॉर्थवर्ड्स, जिसको जो है भारत में उत्तरायण बोला जाता है। तो उत्तरायण उत्तरायण। जब होता है तो फिर एक पोजीशन फिर ऐसा आएगा टाइम पीरियड जहाँ पे जो है सन अगेन जो है रास्ते में जो है इक्वेटर के
आसपास ऊपर क्वार्टर को क्रॉस करेगा। करेगा, तो वो टाइम पीरियड होता है 21 मार्च का। तो इनको बोला था और स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और 23 सितंबर स्प्रिंग ऑटम इक्विनॉक्स, तो इक्विनॉक्स बोला जाता है इनको। ऑटम। तो ये है इंपॉर्टेंट कि इक्वेटर पर 2 बार जो है एक साल में 2 बार 2 इक्वेटर के बार, ऊपर हाँ। डायरेक्ट सन रेज होती हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जो है साल में एक बार होती एक है। बार। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बियॉन्ड that is in northern hemisphere, above the tropic of सदर्न cancer, हेमिस्फीयर। and in southern hemisphere below the tropic of capricorn sun नहीं जाता है डायरेक्टली। दैट मींस वहां पे सिर्फ स्लैंटिंग रेज रहती है। बिल्कुल इसी एरिया में जो है सन की डायरेक्ट एक टाइम पीरियड में साल के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सन की डायरेक्ट रेज इन्हीं एरिया में पड़ती है। दैट्स वाई जीरो शेडो फॉर्मेशन जो होता है वो इन्हीं एरिया में ट्रॉपिकल कंट्रीज में ही देखा जाता है। जीरो शेडो फॉर्मेशन मतलब जब सन आपके सीधा ऊपर हो तो आपकी शेडो ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल पैरों में है, एकदम गायब है, जीरो जीरो शेडो। एकदम तो गायब है। ये तो अच्छा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पूछना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में लिखे हैं लोग कि क्या पाकिस्तान में जीरो शेडो फॉर्मेशन हो सकता है? तो ये देखिए जरा। तो ऑल दिस टर्मिनोलॉजी जो है वो सारी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के रिस्पेक्ट में, ऑफ कोर्स, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की जो कंट्रीज थी, यूरोपियन कंट्रीज, उन्होंने सारी खोज करी है सारी। तो दैट्स व्हाई समर सोलिस्टिस, मैंने से समर सोलिस्टिस तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं, विंटर सोलिस्टिस नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं, ऑटम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, स्प्रिंग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और सदर्न हेमिस्फेयर में उस समय उसका उल्टा हो रहा होता है, रिवर्स सिचुएशन हो रही होती है। दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो। सो द अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन जो है वो इसकी वजह से होता है। ये देखा जाए अगर, this position is due to for example this is a sun, let's take example, this is a sun, and these are the apparent position of the earth. One position is here, one position is here, one position is here, one position is here, and we know that earth is tilted on its axis. So at one point of time what happens that let's take example like this. So like when earth is here, then direct sun rays will be fallen on the tropic of cancer, and when earth is there, direct rays will be fallen on the tropic of capricorn, and in these two positions direct sun rays will fall on the equator. So these are the 4 conditions that we have seen in the on the previous page. So ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 5वां फैक्टर क्या है? टिल्टेड एक्सिस एंड रिवोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर सीजन। ऑफ कोर्स जो अर्थ की टिल्ट है ना, इसकी वजह से जो है अर्थ पे सीजन होते हैं। तो सेम फिनोमेना जो है मार्स पे ऑब्जर्व होता है। मार्स भी अपने एक्सिस पे अराउंड 22 और 23 डिग्री सेल्सियस, डिग्री नॉट सेल्सियस, डिग्री जो है झुकी हुई है। तो वहां पे भी क्या नाम है, सीजन बनते हैं। तो दैट इज, ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट जानना। और छठा पॉइंट जो होता है ना वो होता है सन स्पॉट। सन स्पॉट का बेसिकली ये है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है सन स्पॉट के पीछे, बट ये ध्यान रख लीजिएगा कि जहाँ सन स्पॉट होता है उसके नीचे जो एरिया बनता है, जो धरती का जो एरिया सन स्पॉट के जस्ट नीचे पड़ेगा, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। ये समथिंग इम्पोर्टेंट टू नो। 11 साल की साइकिल होती है, और वो कैसे काम करता है ये फिजिक्स वाले लोगों को जानना ज्यादा जरूरी है। ज्योग्राफी में ज्यादा पॉइंट जानना जरूरी नहीं है। ज्योग्राफी में बस ये जानना जरूरी है कि जहाँ डार्क स्पॉट के नीचे जो अर्थ का सरफेस एरिया पड़ेगा वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो दैट इज इम्पोर्टेंट टू नो। और जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पॉट्स होंगे उसको हम वैक्सिंग फेज बोलते हैं, और जहाँ हाँ, मिनिमम होंगे वहाँ पे हम वैनिंग फेज बोलेंगे। वैनिंग फेज, ये यस 2 इट इज टेक्निकल वैक्सिंग। टर्म्स हैं, इसको ध्यान देना है बस हमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बचता है इस लेक्चर का वो है ये कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन। इंसोलेशन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है धरती पर। तो अगर हम देखें कि ये अर्थ है, स्लोप तो ऑफ पवन, स्लोप ऑफ माउंटेन वाला छोड़ गया एक पॉइंट, हाँ, उसका स्लोप भी ऑफ फर्क पड़ता माउंटेन, है या इंसोलेशन स्लोप पे। ऑफ माउंटेन, सॉरी सॉरी, स्लोप ऑफ ओरोग्राफी माउंटेन, और इन सब देखते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ स्लोप। यस। स्लोप ऑफ माउंटेन ऑल्सो लाइक, अगर ये माउंटेन है तो अगेन सेम वही एंगल वाला फॉर्मूला यहाँ काम करेगा। तो अगर यहाँ पे बिल्कुल। लाइट आ रही है, तो जैसे जैसे एंगल होगा, जिस एंगल में पड़ेगा उसके हिसाब से जो है वो उतने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो इंसोलेशन, तो वो टेम्परेचर को अफेक्ट करेगा। तो स्लोप ऑफ माउंटेन जो है या ओरिएंटेशन ऑफ स्लोप ऐसे काम करता है। तो इसमें कोई वो बड़ा नहीं है, ये तो स्मॉल छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगेन अगर हम बहुत छोटा सा। डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें, अगर लाइक इट इज अर्थ। सो जो इक्वेटर जोन होगा ना, जो 10 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री से 10 सेल्सियस डिग्री साउथ तक साउथ होगा। में जाएगा। नॉट सेल्सियस, बार बार मुझे सेल्सियस निकल रहा है, उसके लिए माफी चाहता हूँ मैं। 10 डिग्री साउथ नॉर्थ, एंड नॉर्थ, नॉर्थ एंड 10 साउथ। डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ,
जो होगा वो जो होगा ये जो बहुत एरिया होगा हाई इंसोलेशन का। हाँ हाई इंसोलेशन होगा, यहाँ पे जो है हाई इंसोलेशन मिलेगा। उसके बाद जो ट्रॉपिक्स आता है रीजन 10 हमने डिग्री अभी से, पीछे डिफाइन किया है अभी। बिल्कुल बिल्कुल 10 डिग्री से 30 डिग्री, ये नॉर्थ में भी और साउथ में भी। और साउथ में भी। हाँ अच्छा, यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट नोट करें अगर, हम्म। कि इक्वेटर पर जो है वो हाई इंसोलेशन है और ट्रॉपिक में हाईएस्ट इंसोलेशन है, वेरी हाई इंसोलेशन। उसका रीजन ये है वेरी कि हाई इक्वेटर इंसोलेशन। पे जो है अगर हमने देखा ना, जो केरला वाला एग्जांपल लिया था, कि इक्वेटर हम्म। जो है वो अराउंड 12 महीने जो है साल के पूरे साल जो है क्लाउड्स की बहुतायत रहती है, बारिश होती है, तो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, इसलिए जो है वो इंसोलेशन जो है इसको अफेक्ट होता है इसकी वजह से, इसलिए वहाँ पे इंसोलेशन तो होता है बट हाईएस्ट नहीं होता है। वहीं अगर हम ट्रॉपिक्स की बात करें तो वहाँ पे इस साल के कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही बारिश होती है, तो ज्यादा टाइम क्लियर स्काई रहती है, तो हाई इंसोलेशन, हाईएस्ट इंसोलेशन यहाँ पर हो पाता है। और फिर तो तीसरा पॉइंट आता है, एग्जैक्टली। वो आता है 30 to 70 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए यहाँ पे 70 डिग्री। 70 है और यहाँ पे ये 70 है, तो इसके बीच में जो होता है वो होता है जोन ऑफ यानी कि मॉडरेट यहाँ पे टू हम लो कह सकते इंसोलेशन। हैं मॉडरेट। क्यों? क्योंकि अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैंसर दोनों को हम पार कर चुके हैं, वहां पे हाँ बिल्कुल स्लैंटिंग बिल्कुल, रेज जाने वाली है। और यहाँ पे कभी सन वर्टिकल होगा ही नहीं, जैसे हमने पीछे देखा है। कभी होगा ही तो नहीं। हाँ, तो ये हम्म। जो है मॉडरेट टू लो इंसुलेशन का है, और फिर पोलर जोन आ जाता है। पोलर जोन तो जानते ही हम बिल्कुल ही क्या है, बिल्कुल। वेरी लो इंसुलेशन। तो ये तरह के कुछ 5 हिस्सों में डिवाइड होता है धरती का। एक तो ये हो गया, वन पॉइंट इज इक्वेटोरल रीजन, सेकेंड इज ट्रॉपिक हेयर, थर्ड इज जो दिस जोन ऑफ मॉडरेट टू लो इंसुलेशन बिटवीन 32, ये नॉर्थ में भी साउथ में भी, और फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये पोलर जोन है। तो ये इंपॉर्टेंट है इंसुलेशन का। तो जो दूसरा इसका एलिमेंट है वेदर एंड क्लाइमेट का, टेम्परेचर, जो कि इंसुलेशन की वजह से ही अफेक्ट होता है, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन सी यू, विल मीट सून।